हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 मैट्रिक्स स्पेस का जो है इसका लेक्चर नंबर 12 ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन दूंगी और बेटा कैंटस थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बेटा। लंबा प्रूफ है कैंटस का। पहले देखते हैं कि नेस्टेड सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम जो है उसमें नेस्टेड सीक्वेंस का इस्तेमाल है। देखो बेटा, नेस्ट का जो मतलब होता है ना कि एक दूसरे के अंदर कंटेनमेंट का रिलेशनशिप रखना। हर आगे वाला सेट जो होगा ना अपने से पुराने वाले सेट के अंदर कंटेन्ड होगा, उसे बोलते हैं नेस्टेड। तो देखो क्या है, अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ सेट्स इज सेड टू बी नेस्टेड इफ एफ एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन एफ एन फॉर ऑल एन। एफ एन प्लस वन होगी आगे वाली टर्म और एफ एन है पहले वाला सीक्वेंस, ठीक है ना। तो आगे एन प्लस वनथ टर्म जो होगी ना, वो nth टर्म के अंदर कंटेनमेंट का रिलेशनशिप रखेगी। दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मेरे पास ओपन इंटरवल 0 to 1/n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब इसमें n को वैल्यू देनी स्टार्ट करो। n को 1 दिया हमने तो f1 बन गया और ये बन गया 0 to 1 इंटरवल। n को 2 वैल्यू दोगे तो f2 आ जाएगा और वो होगा 0 से 1/2। फिर f3 दोगे तो 0 से 1/3। f4, n को वैल्यू 4 देंगे तो 0 to 1/4। अब ये सीक्वेंस ऐसे चलते जाएंगे। आप देख सकते हो बेटा, 0 to 1/4, 1/4 इज 0.25, 1/3 इज 0.33, 1/2 इज 0.5 और 1 है आप 1 आपके पास। तो f4 छोटा है, f3 उससे बड़ा हो गया, f2 उससे भी बड़ा हो गया और f1 उससे भी बड़ा हो गया। तो ये इंटरवल एक दूसरे के अंदर नेस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि ये ऐसे देखो, इधर यहाँ पे 0 है, ये है 1 आपके पास, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 1/3, ये होगा 1/4। जब मैंने बोला इंटरवल 0 to 1 तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। व्हेन आई से 0 to 1/2 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये इसके अंदर कंटेंट है ना, 0 to 1/2 इज कंटेंट इन 0 to 1। फिर मैंने बोला 0 to 1/3 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो फिर 0 to 1/4 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो आप देख रहे हो कि इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं और वो कंटेन है 0 अपने से पहले वाले के अंदर। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड सीक्वेंस। तो दिस इज द कंडीशन फॉर नेस्टेड सीक्वेंस, राइट। एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इट इज द नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल। और क्योंकि मैंने सारे ओपन इंटरवल्स लिए हैं तो ये क्लोज्ड भी नहीं है, ये पर बाउंडेड है। बाउंड इंटरवल का क्लोज नहीं है बट बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब ये है कि कोई भी इन्फिनिटी नहीं है। जो इंटरवल है वो 0 to 1/n है, दोनों एंड्स में से कोई सा भी इन्फिनिटी नहीं है। एंड हैव इंटरसेक्शन एफ एन एम टी। इन सब का इंटरसेक्शन देखो, इन सब का इंटरसेक्शन देखो, ये जो हमने ऊपर बनाए हैं इंटरसेक्शन मतलब इन सब का कॉमन एलिमेंट। ये जितने भी इंटरवल्स बने इन सब का कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा। आप देखो, क्योंकि मैंने 0 के ऊपर ओपन किया हुआ है। अगर मैंने 0 पे क्लोज रखा होता तो 0 जो था इनका इंटरसेक्शन में आ जाता। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो 0 जो था सब इंटरवल्स का एक कॉमन एलिमेंट आ जाता, पर क्योंकि मैंने ओपन रखा हुआ है इसलिए वो कॉमन एलिमेंट भी नहीं आएगा। तो मेरे पास इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली है। तो इंटरसेक्शन एफ एन जो है नॉन एम्प्टी, इंटरसेक्शन एफ एन एम्प्टी आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए बेटा। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, द सीक्वेंस n to infinity n belongs to n is any sequence in R। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो n को 1 डाला तो 1 to infinity, फिर n को 2 डाला 2 to infinity, n को 3 डाला आपने 3 to infinity। तो मेरे पास ये कैसे बनते जा रहे हैं इंटरवल, देखो 1 यहाँ होगा, इन्फिनिटी यहाँ, 1 to infinity दिस, 2 to infinity इतना हो जाएगा, फिर 3 to infinity ऐसे हो जाएगा, फिर 4 to infinity ये हो जाएगा आपके पास। तो ये सारे जो इंटरवल्स हो गए एक दूसरे के अंदर कंटेन होते जा रहे हैं। आगे वाला इंटरवल जो है पीछे वाले इंटरवल में कंटेंड है, तो f2 इज कंटेंड इन f1 आ रहा है, f3 कंटेंड इन f2 आ रहा है। तो ये सारा रिलेशनशिप होल्ड हो रहा है, तो fn+1 इज कंटेंड इन fn फॉर ऑल एन आ गया। अब इसमें देखो कि क्या ये कोई जो है वो ले रहा है, आपके पास इंटरसेक्शन है इनका, कोई कॉमन एलिमेंट है। तो आप देखो कॉमन एलिमेंट तो इन्फिनिटी बन रहा है, बट इन्फिनिटी तो हम कभी कंसीडर नहीं करते। कोई फाइनाइट नंबर तो इनके रिलेशनशिप में आ नहीं रहा, इनके इंटरसेक्शन में आ नहीं रहा। तो हमने फिर से नोटिस किया कि इंटरसेक्शन एफ एन जो है इनका खाली है। ठीक है, और दूसरी क्या ऑब्जर्वेशन ली कि मैंने इंटरवल को यहाँ पे एक साइड से क्लोज्ड कर दिया। ठीक है, इसको रेज बोलते हैं, एक क्लोज्ड रेज बोलते हैं। एक साइड से इंटरवल को क्लोज किया हुआ है और इन्फिनिटी होने की वजह से वो बाउंड नहीं है। तो इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेस्टेड सीक्वेंस जो कि बाउंड नहीं है और हमने देखा कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आया।
मैं बार बार क्यों इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ, क्यों बाउंडेडनेस की बात कर रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू रिकॉल वन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन रियल्स। आपने रियल नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करी थी नेस्टेड सीक्वेंस के ऊपर। वो क्या प्रॉपर्टी है कि हर नेस्टेड सीक्वेंस क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल का हो, तो जब आप उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। ध्यान से सुनिए कि सीक्वेंस बाउंडेड होने चाहिए, सॉरी नेस्टेड सीक्वेंस होने चाहिए। और किसका नेस्टेड सीक्वेंस होना चाहिए? इंटरवल क्लोज होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल मतलब इंटरवल ए बी की फॉर्म का होना चाहिए। मतलब क्लोज्ड है इसका मतलब दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, बाउंडेड का मतलब है दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है। अगर ऐसे इंटरवल्स आपको मिलेंगे और उनका नेस्टेड सीक्वेंस होगा, तब उनका जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ना, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये इंटरसेक्शन एफ एन निकालेंगे ना, तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दैट इज नॉन एम्प्टी। क्लियर हो रही है आपको बात? ये हमारी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी थी जो हम रियल नंबर्स में पढ़ते थे। तो आपने देखा कि ऊपर मैंने जो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें मैंने एक बारी तो बी को इन्फिनिटी ले लिया। बी को इन्फिनिटी लेने से ये बाउंडेडनेस की कंडीशन रूल आउट हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा इंटरसेक्शन जो था वो एफ एन खाली आ गया। ठीक है, अगर वो कंडीशन मैंने वहाँ रूल आउट नहीं की होती, इंटरवल को बाउंड कर दिया होता, तो मेरा जो इंटरसेक्शन था उसमें एक एलिमेंट ज़रूर आ जाता कम से कम। ठीक है, तो इंटरसेक्शन एफ एन नॉन एम्प्टी आता। दूसरी बात ये कि जो हमारा उससे ऊपर वाला एग्जाम्पल था, पहले वाला जो आज की क्लास में किया, उसमें हमने इंटरवल ही ओपन ले रखा था। वो बाउंडेड था बट ओपन था, मतलब उसमें मैंने क्लोज्डनेस की कंडीशन हटा दी थी। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने क्लोज्डनेस की कंडीशन हटाई, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बाउंडेडनेस की कंडीशन हटाई। इसीलिए जो इंटरसेक्शन निकल कर आया उनका इंटरसेक्शन एफ एन दोनों खाली निकल आए। तो क्योंकि प्रॉपर्टी ये वाली नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी जो थी सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। क्लियर है? इसलिए मैंने इतना उसके ऊपर एम्फेसाइज किया था। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब हम जो कैंटरस इंटरसेक्शन थ्योरम हमने रियल नंबर्स में करी थी, वही सेम कैंटरस इंटरसेक्शन थ्योरम हम मीट्रिक स्पेस में करेंगे। देखो बेटा, नेस्टेड इंटरवल ले लो। ठीक है, क्या थी रियल नंबर्स में? नेस्टेड इंटरवल्स हों, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स हों आपके, और उनका जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो अगर ज़ीरो होगी, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन होगा उसमें एग्जैक्टली वन पॉइंट निकल कर आएगा। ठीक है, अगर लेंथ वाली कंडीशन नहीं लोगे तो आपका इंटरसेक्शन ये नॉन एम्प्टी होगा। और अगर आपको इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए तो उसमें एक और लेनी होती है, लेंथ ऑफ द इंटरवल शुड टेंड टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? इंटरसेक्शन शुड कंसिस्ट ऑफ वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो सेम थ्योरम आप जो रियल्स में करी थी वो मैट्रिक्स में कर लेंगे। आपकी बुक में इसका नाम कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम ना देके सिर्फ कैंटर रखा हुआ है। तो देखो बेटा क्या है, लेट एक्स डी बी एनी मीट्रिक स्पेस देन एक्स डी इज कंप्लीट। अब कंप्लीट का मीनिंग सब बच्चे जानते हैं कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का क्या मतलब है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेज इन एक्स। ठीक है, तो अगर कंप्लीट है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस का मीनिंग अब आप समझ चुकी हैं। एफ एन कोई भी एक नेस्टेड सीक्वेंस लिया, और नेस्टेड सीक्वेंस किन चीज का लेना है? क्लोज्ड सेट्स का लेना है और नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, दैट इज आपको ये नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है। एफ वन कंटेन इन एफ टू कंटेन इन एफ थ्री, एफ वन कंटेन्स एफ टू कंटेन्स एफ थ्री, ये तो नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी। सच दैट डी ऑफ एफ एन, डी क्या चीज़ है? डायमीटर। डायमीटर ऑफ एफ एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो आप रियल नंबर्स के अंदर लेंथ ऑफ द इंटरवल लेते थे ना, लेंथ ऑफ एफ एन लेते थे, दैट टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो अब यहाँ पे लेंथ की जगह डायमीटर वर्ड आ गया है रियल्स इसमें मीट्रिक स्पेस में। देन उनका जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसके पास वन एंड ओनली वन पॉइंट निकल कर आएगा। मतलब इंटरसेक्शन एक तो नॉन एम्प्टी होगा, और ये भी बता रहा है कि उस इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। ये हमने जो कंडीशन नंबर बी लगाई है ना, इसकी वजह से हो गया। अगर कंडीशन नंबर बी ना लगाई होती, सिर्फ ए लगाते ना, तो हमारे पास आता है इंटरसेक्शन एफ एन इज नॉन एम्प्टी, बस इतना होता। अब वन एंड एग्जैक्टली वन पॉइंट ये सेकेंड कंडीशन की वजह से आ जाता है। ठीक है, प्रूफ देखिए, हमने मान लिया एक्स डी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। हम शो करेंगे कि जो दो ऊपर कंडीशन हमने लिखी थी, ये वाली जो है एक्स डी एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और ये ए और बी होल्ड करता है, तो मुझे शो करना है इंटरसेक्शन एफ एन जो है एग्जैक्टली वन पॉइंट होल्ड करता है। ठीक है, तो मैंने एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस लिया, उसमें मैंने एफ एन एक नेस्टेड सीक्वेंस लिया जो कि सारे सीक्वेंसेस क्लोज्ड हैं आपके और नॉन एम्प्टी हैं, तो सच दैट उनका जो डायमीटर है वो ज़ीरो है।
ठीक है, तो डायमीटर ऑफ एफ एन की डेफिनेशन क्या थी, मैं थोड़ा रिकॉल करा दूँ। डायमीटर होता है सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई एज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ एन। जिस उसका डायमीटर निकाल रहे हो उसी के दो पॉइंट लोगे, उनके बीच का डिस्टेंस लोगे, जितने भी पॉसिबल डिस्टेंसेज हैं सबको ले लिया और उनका सुप्रीमम। ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। मुझे शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है ये सिंगलटन है। सिंगलटन मतलब एग्जैक्टली वन पॉइंट है। तो मैंने ले लिया बेटा एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन, ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब एफ एन क्या है, नेस्टेड सीक्वेंसेस थे, तो चॉइस ऑफ एक्स एन इज पॉसिबल क्योंकि मेरे पास है एफ एन इज अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सेट्स। क्वेश्चन में लिखा है ना नॉन एम्प्टी, तो एफ एन अगर नॉन एम्प्टी है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, तो मैंने उस एलिमेंट का नाम एक्स एन रख लिया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये ऐसा एक्स एन चूज कर सकती थी। अब देखो एक्स वन हो जाए, एन को वन डालोगे तो बन जाएगा एक्स वन बिलोंग्स टू एफ वन, एन को टू डालोगे तो एक्स टू बिलोंग्स टू एफ टू। इस टाइप से ये आपके पास एलिमेंट्स आने शुरू हो गए, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिलना शुरू हो गया इन एक्स, क्योंकि एक्स वन आएगा, फिर एक्स टू आएगा, फिर एक्स थ्री आएगा, एक्स फोर आएगा, क्योंकि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट निकल आए। उन सब एलिमेंट्स की कलेक्शन को हमने एक सीक्वेंस बना लिया, ठीक है। वो सीक्वेंस किस में है, मीट्रिक स्पेस एक्स में, क्योंकि मीट्रिक स्पेस से बाहर तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना, मीट्रिक स्पेस के अंदर आ गया। नाउ वी विल शो दैट इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स, क्योंकि मुझे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैं कॉची सीक्वेंस की हेल्प ले रही हूँ। तो मैं शो करूंगी, अभी तो मुझे पता चला है कि एक सीक्वेंस है, अब मैं शो करूंगी कि ये कॉची सीक्वेंस है। तो कॉची सीक्वेंस बनाने के लिए कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने क्या थी डेफिनेशन, रिकॉल कर लो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट डी एक्स एन एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है। तो अब मुझे कॉची सीक्वेंस की ज़रूरत है, तो मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा था हमें डी एफ एन टेंड्स टू जीरो, डायमीटर ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन टेंड्स टू जीरो, तो इसके ऊपर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट डी एफ एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा बेटा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो एन और एम दोनों के, ये वाली जो इक्वेशन नंबर वन है ये होल्ड किसके लिए कर रही है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो मैंने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक एन और एक एम, ठीक है। तो उससे हमारे को क्या रिलेशन मिलेगा, एन और एम में एन और एफ एम, क्योंकि ये नेस्टेड सीक्वेंसेस हैं आपके पास, तो ये किस में कंटेंड होंगे, दोनों के दोनों एफ पी के अंदर कंटेंड होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे एफ एन कॉमा एफ एम आएगा, एफ एन कॉमा एफ एम, क्योंकि एन और एम दोनों के दोनों पी से बड़े हैं, तो एफ एन कंटेंड इन एफ पी आ जाएगा एंड एफ एम ऑल्सो कंटेंड इन एफ पी आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस में एन प्लस वन वाली टर्म एन में कंटेंड होती है, मतलब बड़ी वाली छोटे में कंटेंड होती है। तो एन और एम बड़े हैं और पी छोटा है, तो एफ एन कंटेंड इन एफ पी आ जाएगा, ठीक है। अब एफ एन कंटेंड इन एफ पी आया और एफ एन के पास कौन सा एलिमेंट था, एक्स एन था, तो एक्स एन भी एफ पी में चला जाएगा। और एफ एम जो है उसके पास एक्स एम था और एफ एम भी एफ पी में कंटेंड है, तो एक्स एम जो था वो एफ पी को भी मिल जाएगा। तो एफ पी के पास दो एलिमेंट निकल कर आ गए, एक्स एन और एक्स एम। अब इनके बीच का मैंने डिस्टेंस निकाला, तो मैंने इनके बीच का डिस्टेंस निकाला तो डी एक्स एन एक्स एम आ गया। आपको पता है डी एफ पी क्या होगा, डायमीटर ऑफ एफ पी। डायमीटर ऑफ एफ पी है तो वो सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड है। अगर वो अपर बाउंड है तो वो डी एक्स एन एक्स एम लेस देन इक्वल टू द अपर बाउंड आ जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड तो सबसे बड़ी बाउंड्री है जिसके पीछे सारे एलिमेंट रह गए हैं, तो डी एफ पी आ जाएगा यहाँ पे। और डी एफ पी मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये देखो इक्वेशन नंबर वन होल्ड्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो हर एक एन जो कि ग्रेटर हो या इक्वल टू पी हो उसके लिए होल्ड करता है, तो एन इक्वल टू पी के लिए भी होल्ड करता है। तो वन इक्वेशन जो है अगर एन इक्वल टू पी के लिए होल्ड करेगी तो डी एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया डी एक्स एन एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी, दिस इज कॉची सीक्वेंस इन एक्स, ठीक है। तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई। क्लियर है बच्चों, कॉची सीक्वेंस का मतलब होता है बेटा जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे उसकी सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी वो आपस में क्लोज होती चली जाती हैं, ठीक है। तो डी एक्स एन एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये मेरे पास आ गया, तो ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, तो एक्स एन एक कॉची सीक्वेंस बन गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। कंप्लीट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेज इन दैट मीट्रिक स्पेस। तो ये जो एक्स एन बना कॉची सीक्वेंस, इसकी जब हम लिमिट निकालेंगे तो
तो वो किस में कन्वर्ज करेगा, एक्स के अंदर ही, कैपिटल एक्स में ही कन्वर्ज करेगा, मतलब लिमिट जो होगी कैपिटल एक्स से बाहर नहीं जाएगी। तो मेरा जो ये एक्स एन सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर जाएगा स्मॉल एक्स के ऊपर, और वो स्मॉल एक्स एक्स के अंदर ही होगा। ये एक्स बिलोंग्स टू एक्स कहाँ से आया, बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस इन द मीट्रिक स्पेस। ठीक है, कंप्लीट होने की वजह से ये जो स्मॉल एक्स है ये बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स आ गया। ठीक है, अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये जो स्मॉल एक्स है ये एफ एम के अंदर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये देखिए। मेरे को ये पता था एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन है, क्योंकि हमने लिया ही था, ऊपर चूज किया था हमने एक्स एन इस तरीके से एफ एन में, और एफ एन कंटेंड होगा एफ एम में, क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम अगर मैं ले लूँगी तो एन बड़ा है तो एफ एन छोटा हो जाएगा एफ एम से, तो एफ एन कंटेंड इन एफ एम आ जाएगा बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो एक्स एन कंटेंड इन एफ एम भी आ गया, मतलब एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एम आ गया। इसको देखो इकट्ठा रीड करो, एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन विच इज कंटेंड इन एफ एम। तो ये कैसी फिगर बन गई आपकी, ये देखो, ये है मेरा एफ एम, ये है मेरा एफ एन, और एक्स एन इसके अंदर है। ठीक है, और ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो एन को एक बार एम डाल दो बेटा, तो एक्स एम बिलोंग्स टू एफ एम आ जाएगा। एन को एम प्लस वन डालोगे तो एक्स एम प्लस वन बिलोंग्स टू एफ एम आ जाएगा। तो मेरे को सीक्वेंस मिलना शुरू हो गया, एक्स एम प्लस वन, एक्स एम प्लस टू, ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बन गई। ये एक सीक्वेंस बन गया एफ एम में जो कि कन्वर्ज करता है एक्स के ऊपर। अब क्यों ये एक्स के ऊपर अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज होने की वजह से जो इस ये होगा किस में चला जाएगा, एफ एम बार में चला जाएगा। एफ एम बार क्या है, क्लोजर ऑफ एफ एम। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको एक थ्योरम करा रखी है कि x बिलोंग्स टू f बार, मतलब एक सीक्वेंस जो है, सॉरी सीक्वेंस नहीं, क्लोजर ऑफ अ सेट f बार। कोई एलिमेंट अगर x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ f में है तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn ऑफ द पॉइंट्स ऑफ f सच दैट xn कन्वर्जेस टू x, मतलब अगर आप कोई ऐसा सीक्वेंस ढूंढ पाते हैं जो कि कन्वर्जेंट है किसी नंबर x पर, तो वो जो नंबर x होगा ना वो क्लोजर के अंदर होता है। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 2.1.28 में मैंने करवाया था आपको, और ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट थी, 3 स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर, तीनों एक दूसरे को इम्प्लाई करती थी, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया। देखो मुझे ये एक सीक्वेंस मिला एफ एम के अंदर, एक्स एम प्लस वन, एक्स एम प्लस टू, और ये इन्फाइनाइट सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, तो ये जो लिमिट एक्स होगी ये किस में होगी, एफ एम के क्लोजर में आएगी। तो एक्स एम बिलोंग्स टू एफ एम बार आ गया। अब आपको पता है कि क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, तो एफ एम क्लोज्ड भी हो गया। अगर क्लोज्ड होता है तो हमारे पास ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूफ करा रखा है कि क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड एंड मतलब अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड व्हेन इट कोइंसाइड्स विद इट्स क्लोजर। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ एम बार आ गया, ये हमने प्रूफ किया हुआ क्लोजर की, जब हमने थ्योरम्स करी थी तब किया था। तो एफ एम बार की जगह मैंने एफ एम डाल दिया, तो एक्स बिलोंग्स टू एफ एम आ गया। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब x जो है इंटरसेक्शन एफ एन का एलिमेंट बन गया, क्योंकि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल m। तो हर मतलब m इक्वल टू 1 पे भी है, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, सबके पास x है, तो x कॉमन एलिमेंट बन गया हर एक एफ एम का। ठीक है, तो इसलिए मैंने x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एफ एन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ले लिया। तो मुझे ये तो पता चल गया बच्चों की अब इंटरसेक्शन जो है खाली नहीं है, उसके पास कम से कम एक एलिमेंट x तो ज़रूर है। अब मुझे नेक्स्ट शो करना है कि उसके पास x के अलावा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट है। ठीक है, समझ आया। पहले मैंने प्रूफ किया है कि इंटरसेक्शन एफ एन में एक एलिमेंट है कम से कम जो कि x है। अब मुझे प्रूफ करना है कि वो इंटरसेक्शन एफ एन जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है उसके पास, x के अलावा भी कुछ नहीं है। अब एग्जैक्टली 1 पॉइंट प्रूफ करेंगे, एग्जैक्टली वर्ड प्रूफ करना है, अभी तक 1 पॉइंट प्रूफ हुआ है। तो मैंने देखा कि सपोज कर लो मैं कोई और एलिमेंट ले लेती हूँ y विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम x। ठीक है, और वो जो है इंटरसेक्शन में है, मैंने ये ले लिया, कंसीडर कर लिया कि भाई सपोज कर लो x के अलावा भी उसके पास कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मेरे पास y अगर अदर देन x है तो y और x के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, तो dx y जो होगा उनके बीच का डिस्टेंस है, तो दैट डिस्टेंस मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है जी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि dx y जो है 0 नहीं है, तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है। अगर डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो मैंने उसका नाम एप्सिलॉन मान लिया। ठीक है, तो मेरे को एक एप्सिलॉन मिल गया। अब मैंने यूज़ की अपनी सेकंड कंडीशन, मैंने आपको बोला था ना जो ऊपर बी कंडीशन दे रखी है वो एग्जैक्टली प्रूफ करने के काम आती है कि एक ही पॉइंट है। जो पहली कंडीशन होती है वो ये बताती है एक पॉइंट है, और सेकंड कंडीशन ये बताती है एग्जैक्टली 1 पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने डी एफ एन टेंड्स टू 0 है, तो इसके अंदर डेफिनेशन लगाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस की,
तो वो क्या होती है, फॉर दी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने उस पॉजिटिव इंटीजर का नाम एन नॉट रख दिया, सच दैट डी एफ एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब डी एफ एन नॉट लेस देन, ये जो स्टेटमेंट है डी एफ एन लेस देन एप्सिलॉन, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो इसमें एन की वैल्यू एन नॉट डाल देंगे तो उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो डी एफ एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, फॉर एन इक्वल टू एन नॉट। अब मैंने क्या किया, मैंने माना हुआ है कि इंटरसेक्शन एफ एन में सपोज कर लो दो एलिमेंट है एक्स और वाई, अगर वो इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट मतलब सबके पास है, तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ एन फॉर ऑल एन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एन को एन नॉट डाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ एन नॉट। ठीक है, तो एफ एन नॉट के अंदर आ जाएगा। अब x और y अगर एफ एन नॉट के अंदर है तो डी एक्स वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू डी एफ एन नॉट आएगा। बेटा ये आपने ऊपर भी किया, मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि डायमीटर जो होता है उसके पास सुप्रीमम की प्रॉपर्टी होती है कि वो सुप्रीमम है डी एक्स वाई का, अगर सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड है। मैंने यहाँ पे करके भी दिखा रखा है, डी एफ एन नॉट क्या होगा, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ एन नॉट। यही बताया था कि डायमीटर होता है कि जिसका डायमीटर निकाल रहे हो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे तो डी एक्स वाई आ जाएगा, और उन सब डिस्टेंसेस में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका सुप्रीमम बनेगा। ठीक है, तो सुप्रीमम इज द अपर बाउंड, किसका अपर बाउंड होगा, सुप्रीमम, ये जैसे डी एक्स वाई सेट लिखा है ना, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ एन नॉट, इसका सुप्रीमम अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड है तो ये सारे एलिमेंट उस अपर बाउंड से छोटे होंगे, तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एफ एन नॉट आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और डी एफ एन नॉट मेरा ऊपर लेस देन एप्सिलॉन था बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, और एप्सिलॉन मैंने किसको माना हुआ था, डी एक्स वाई को माना हुआ था। तो मेरे पास आ गया बेटा डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स वाई विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग थी। मेरी एजम्पशन क्या थी कि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो मैंने तो गलत मान लिया कि y इज डिफरेंट फ्रॉम x, तो y तो इक्वल टू x आ गया। तो इंटरसेक्शन एफ एन जो आ गया दैट इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अभी कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम का हमने एक साइड प्रूफ कर दी कि अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और उसमें ए और बी कंडीशन होल्ड करती हैं तो इंटरसेक्शन एफ एन में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, दैट इज माई एक्स। ठीक है, अब इसका उल्टा प्रूफ करेंगे कि सपोज कर लीजिए इंटरसेक्शन जो है नेस्टेड सीक्वेंसेस का अगर एक ही पॉइंट रखता है तो वो मीट्रिक स्पेस कंप्लीट है। अब हम ये शो करेंगे, तो अब मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब एग्जैक्टली 1 पॉइंट है, उसमें नेस्टेड सीक्वेंसेस दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी भी हैं और क्लोज सेट्स भी हैं, और जो सेकंड कंडीशन थी डायमीटर एफ एन टेंड्स टू 0 वो वाली भी होल्ड करती है। ठीक है, तो अब मुझे शो करना है एक्स डी एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। कंप्लीट का मतलब एवरी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेज इन एक्स। तो मैंने बेटा एक कॉशी सीक्वेंस ले लिया एक्स एन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक एफ एन को क्लो बनाना है, मैंने पहले एफ एन क्रिएट किया। एफ एन में मैंने कैसे एलिमेंट लिए, एक्स एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और ऊपर बार लगा देना मतलब इसका क्लोजर लिया हुआ है। तो कौन सी इसमें टर्म्स आ गई, देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन यानी कि एक्स एम, फिर एक्स एम एम की वैल्यू एन डाली, सॉरी एक्स एन, फिर एन प्लस 1, फिर एन प्लस 2, तो ऐसी वाली टर्म्स आ गई और इसका क्लोजर ले लिया मैंने, ये एफ एन बनाया। तो आपने देखा कि हर एफ एन मेरा नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट होगा। क्लोज्ड वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने क्लोजर ले रखा है, क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो हर एफ एन मेरा एक तो नॉन एम्प्टी हो गया क्योंकि उसमें एलिमेंट मिल रहे हैं एक्स एन प्लस 1, और वो क्लोज्ड भी हो गया। मैंने क्लोजर लिया ही इसलिए ताकि वो क्लोज्ड बन जाए। तो एफ एन प्लस 1 क्या होगा बेटा, एफ एन अगर एक्स एन प्लस 1 से स्टार्ट है तो एफ एन प्लस 1 क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 2 इनसे स्टार्ट हो जाएगा, और इसका क्लोजर है। तो आपने देख लिया कि एफ एन के पास एक टर्म फालतू आ रही है एक्स एन वाली, ठीक है, और एफ एन प्लस 1 के पास एक टर्म कम है, तो एफ एन प्लस 1 कंटेन्ड इन एफ एन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एफ एन के प्लस 1 के पास एक टर्म कम आ रही है, वो एक्स एन प्लस 1 से स्टार्ट हुआ है, और एफ एन एक्स एन से स्टार्ट हुआ है, उसके पास एक टर्म फालतू है एक्स एन की, तो जो है मेरा एफ एन प्लस 1 कंटेन्ड इन एफ एन आएगा। तो इससे मेरा नेस्टेड सीक्वेंस बन गया। तो बेटा मैंने जो कॉशी सीक्वेंस कंसीडर किया उस कॉशी सीक्वेंस से मैंने पहले नॉन एम्प्टी बनाया, नॉन एम्प्टी से मैंने क्लोज्ड बनाया क्लोजर लेकर मैंने उस, क्योंकि मैंने चॉइस इस तरीके से करी थी तो एफ एन नेस्टेड बन गया। ठीक है, अब मैं शो करती हूँ कि इनकी जो लिमिट है ये डी एफ एन जो है दिस टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। अब मुझे शो करना है एज एक्स एन इज अ कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया
तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट dxn xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन m ग्रेटर देन इक्वल टू p। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये रिलेशनशिप किसके लिए होल्ड कर रहा है? हर n और m जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू p है। तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगी, p एक्स पी आ जाएगा, फिर एक्स पी प्लस वन, फिर एक्स पी प्लस टू, ये सारी वैल्यूज डालूंगी तो d ऑफ ऑल दीज इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब आपको मैंने थ्योरम कराई थी 2.1.43 जिसमें मैंने प्रूफ किया था डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए क्लोजर। ठीक है, तो ये अगर मैं एक्स पी प्लस वन को ए मानूँ तो इसका क्लोजर लूंगी तो इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, तो d ऑफ ए क्लोजर भी जो होगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये अंदर की जो टर्म है एक्स पी प्लस वन, एक्स पी प्लस टू, ये किसकी टर्म्स थी? एफ पी की। तो d ऑफ एफ पी मतलब इनका क्लोजर जो था एफ पी था, तो d ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो इसका मैंने नाम स्टार रख दिया डी एफ पी लेस देन एप्सिलॉन का। अब आप देखिए नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। नेस्टेड सीक्वेंस में मैंने क्या ले रखा है? एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू पी ले रखा है ना। तो अगर एन ग्रेटर देन पी होगा तो आपको पता है एफ एन कंटेन्ड इन एफ पी होगा बाय डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पता है कि ए कंटेन्ड इन बी हो तो डी ए कंटेन्ड इन डी ए लेस देन डी एफ डी बी होता है, ये भी मैंने आपको प्रूफ करा रखा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर? ए कंटेन्ड इन बी हो तो डायमीटर ऑफ ए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी होता है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया तो डी एफ एन लेस देन डी एफ पी आ गया, और डी एफ पी मैंने ऊपर प्रूफ किया लेस देन एप्सिलॉन है, तो मेरे पास आ गया बेटा डी एफ एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो अब ये क्या आ गया? देखो पॉजिटिव इंटीजर p भी मिल गया सच दैट डी एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो डी एफ एन टेंड्स टू जीरो आ गया। ठीक है, अब हमने ले रखा है कि ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड करती हैं, आपकी ये जो ए और बी वाली कंडीशन थी, तो इंटरसेक्शन एफ एन जो होता है वो सिंगलटन होता है। तो हमने अपनी जो एजम्पशन ले रखी थी, मतलब जो हमारी गिवन कंडीशन थी, तो उससे मेरे पास ये जो इंटरसेक्शन आया, इंटरसेक्शन एफ एन जो आया, ये एग्जैक्टली वन पॉइंट रखेगा और उस पॉइंट का नाम था एक्स। ठीक है, अब मैं शो कर दूंगी कि जो सीक्वेंस मैंने एक्स एन लिया था वो एक्स पे कन्वर्ज करता है। ठीक है बेटा, तो अब हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन बनानी है, तो फिर से एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिया। ठीक है, अब डी एफ एन हमने शो किया हुआ है जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके ऊपर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट मिलेगा सच दैट डी एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नॉट, एन नॉट आ गया। अब ना मुझे शो करना है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, यानी कि मुझे क्या शो करना है? एक्स एन कॉमा एक्स डी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर। तो इसलिए मैंने डी एक्स कॉमा एक्स एन जो है कंसीडर कर लिया। अब डी एक्स कॉमा एक्स एन जो होगा बेटा लेस देन डी एफ एन होगा। क्यों होगा? फिर वही बात, क्योंकि डी जो है डायमीटर है, डायमीटर है तो वो सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो वो अपर बाउंड है, तो डी एक्स कॉमा एक्स एन लेस देन डी एफ एन हो जाएगा, और डी एफ एन मेरा लेस देन एप्सिलॉन है। ये किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, मतलब मुझे ऐसा पॉजिटिव इंटीजर भी मिल रहा है सच दैट डी ऑफ एक्स एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो इसका मतलब एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जिस टू एक्स आ गया। ठीक है, तो हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जिस टू एक्स आ गया आपके पास, और ये स्मॉल एक्स क्या था? इन एक्स का ही एलिमेंट था, तो एक्स जो आ गया कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन गया। ठीक है बेटा, तो कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम का प्रूफ लंबा इसलिए हो गया बेटा, एक तो कंडीशन तीन तीन थी और दूसरा इफ एंड ओनली इफ था, तो कन्वर्स भी करना पड़ा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये रियल्स में भी करते हैं आप और मीट्रिक स्पेस में भी करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए रिमार्क देखिए, एक मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने ऊपर कंडीशंस ली थी क्लोज्ड की और बाउंडेडनेस की, उनको रिलैक्स नहीं किया जा सकता। रिलैक्स्ड मतलब उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो मैंने जो ऊपर कंडीशन ली थी कि हर एफ एन क्लोज्ड होगा, उसको यू कैन नॉट ड्रॉप, ये मैं वैसे आपको करवा भी चुकी हूँ बट फिर भी करवा देती हूँ। तो इसको हमने अब मीट्रिक स्पेस के अंदर करना है, तो एग्जाम्पल सेम ही रह जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर जो एग्जाम्पल सबसे पहले किए थे आज की क्लास में वो रियल्स में किए थे, और रियल से कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक है, तो वही वाले एग्जाम्पल यहाँ पे भी होल्ड कर जाएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस रियल नंबर्स का ले लिया, ठीक है, और उसमें यूजुअल मैट्रिक्स डी ले लिया आपका। तो हमारे पास एफ एन जो मैंने लिया 0 to 1/n ले लिया, मतलब इंटरवल ओपन ले लिया। अगर इंटरवल ओपन है और नेस्टेड है और बाउंडेड है पर ओपन है, तो इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसका इंटरसेक्शन निकाले वो आपका एग्जैक्टली 1 पॉइंट रखे, वो खाली आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एन मैंने ले लिया 0 to 1/n, तो एफ एन प्लस वन क्या हो जाएगा? 0 to 1/n+1,
अब आप देखो n+1 हमेशा ग्रेटर देन n होता है, तो 1/n+1 हमेशा लेस देन 1/n होगा। तो 0 to 1/n+1 का इंटरवल कंटेन्ड इन F0 to 1/n आ जाएगा, तो Fn+1 कंटेन्ड इन Fn आ जाएगा। और वैसे भी मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी दिखाया सीक्वेंस कैसे इसमें नेस्टेड होता है। तो एक नेस्टेड सीक्वेंस मिल गया। अब हमें ये वाली कंडीशन भी कैंटर की सेटिस्फाई करनी है, बी कंडीशन जो होती है डी ऑफ Fn, डायमीटर ऑफ Fn। डायमीटर ऑफ Fn होता है बेटा सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे आपके पास ये Fn क्या है, 0 to 1/n है ना, तो इनके बीच में जो लेंथ निकलेगी वो क्या निकलेगी, an, मतलब अपर वाले नंबर में से लोअर वाला माइनस कर दो, तो 1/n - 0 यानी कि 1/n। तो हर एक एलिमेंट का 1/n, 0 है, तो 1/n आ गई लेंथ, इसकी लेंथ आ गई 1/n+1। तो ये जितनी भी लेंथ आएंगी इन सब का जो सुप्रीमम आएगा वो क्या आएगा, 1/n ही आ जाएगा ना, क्योंकि 1/n+1 तो छोटा है 1/n से, तो सबसे बड़ा नंबर 1/n ही रह जाएगा। तो डी एफ एन क्या आ गया आपके पास, 1/n आ गया डायमीटर। अब इसकी जब लेंथ निकालोगे, लिमिट लोगे, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो डी एफ एन टेंड्स टू 0 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो मतलब मेरे को नेस्टेड सीक्वेंस में मिल गया, नॉन एम्प्टी भी था वो, और उसका डायमीटर जो था वो टेंडिंग टू 0 भी था। बस कंडीशन कौन सी वाली होल्ड नहीं कर रही थी, क्लोज्डनेस की, ठीक है। और मैंने कंप्लीट मीट्रिक स्पेस भी ले रखा था, सब कुछ ले लिया, क्लोज्ड की कंडीशन होल्ड नहीं कराई बस। तो इंटरसेक्शन एफ एन जो था वो मेरा एम्प्टी आ गया। मैंने आपको करके भी दिखाया था कि ये जो इंटरवल्स होते हैं, देखो ये 0 था, ये 1 था, ये 1/2 है। तो पहले 0 to 1 में ये आ गया, फिर 0 to 1/2 में इतना आया, फिर 0 to 1/3 में इतना आया, 0 to 1/4 में इतना इंटरवल है। इन सब के बीच में कॉमन एलिमेंट अगर कुछ बनता तो 0 बनता, बट क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 0 भी नहीं आ पाया, तो इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली रह गया। तो इंटरसेक्शन एफ एन एम्प्टी आ गया। तो हमें पता चला कि क्लोज्डनेस की कंडीशन जो है कैंटस इंटरसेक्शन थ्योरम में से रिलैक्स नहीं की जा सकती, ठीक है। अब मैं शो कर रही हूँ कि जो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की कंडीशन है उसको भी रिलैक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक मीट्रिक स्पेस लिया, एक्स का जो स्पेस लिया वो मैंने 0 to 1 इंटरवल ले लिया, जिसमें 0 की साइड से ओपन है और 1 की साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैसे नहीं बनाता, कि इसमें हम एक कॉची सीक्वेंस ढूंढ लेंगे जो कि इसमें कन्वर्ज नहीं करेगा, मैं शो भी कर दूंगी। तो एफ एन मैंने इसमें फिर से 0 to 1/n ले लिया, ठीक है बेटा। अब ये एफ एन जो हो गए नॉन एम्प्टी हो गए, और ये क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स हो गए। देखो एक्स के लिए ये क्लोज्ड है, वैसे ये इंटरवल ओपन है एक साइड से 0 से, बट क्योंकि एक्स के अंदर क्लोज्डनेस है ही सिर्फ अपर साइड पे, 0 वाली साइड पे है ही नहीं, और मैंने भी 1/n वाली साइड पे क्लोज्ड ले रखा है, तो ये एफ एन जो हो गया क्लोज्ड इंटरवल एक्स का बन गया। सबसेट किसका है, ये एक्स का है, तो ये क्लोज सबसेट एक्स का बन गया, ठीक है। और इसका जो डायमीटर आपने लिया डी एफ एन जो ले लिया आपने, वो कितना आया, 1/n आएगा। अभी जैसे ऊपर आया था वैसे ही आ जाएगा, 0 to 1/n है, तो डायमीटर कितना आ गया, 1/n। इसकी लिमिट लेंगे तो 0 आ जाएगी। तो डी एफ एन टेंड्स टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। नेस्टेड ये ऑलरेडी है ही आपके पास, तो इंटरसेक्शन 0 to 1/n+1 जो है ये आपका एक नेस्टेड सीक्वेंस भी बन गया। तो नेस्टेड सीक्वेंस भी बन गया, आपका डायमीटर भी टेंडिंग टू 0 आ गया, क्लोज सेट्स भी आ गए आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशन रूल आउट हुई हुई है कि ये एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। बेटा इस वाले सीक्वेंस में ना 0 to 1 वाला जो है ना, इसके अंदर आप कोई कॉची सीक्वेंस लोगे ना, तो वो कन्वर्जेंट आएगा, बट जो उसकी लिमिट आएगी ना वो एक्स के अंदर होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो होता है ना, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, इसमें कोई भी सीक्वेंस 1/n ले लिया मैंने, 0 to 1/n के अंदर मैंने कॉची सीक्वेंस लिया, ये xn = 1/n, ये कॉची सीक्वेंस है। बट जब इसकी लिमिट लोगे ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn जो लोगे तो वो 0 आ जाएगी, एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू 0 1, इसलिए कॉची सीक्वेंस इन xn डज नॉट कन्वर्ज इन x, ठीक है। कन्वर्जेंट है बट वो x में कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसलिए वो कंप्लीट नहीं रहा, ठीक है। तो इसका ये मैंने बता भी दिया कि वो कंप्लीट क्यों नहीं है, इसका लिख लो एग्जाम्पल, xn = 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस in x which does not converge to x, ठीक है, which does not converge to x, इसलिए ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं है। तो बेटा मेरा ये जो एग्जाम्पल था ये क्या बन गया, नेस्टेड भी बन गया, डी एफ एन वाली टेंड्स टू 0 भी बन गया, और आपके बाउंडेड इंटरवल्स भी, क्लोज्ड इंटरवल्स नॉन एम्प्टी भी आ गए और क्लोज्ड भी आ गए, बट कंप्लीट मीट्रिक स्पेस ना होने की वजह से उसका इंटरसेक्शन फिर से खाली आ गया,
ठीक है बेटा, तो मैंने आपको शो किया कि कंप्लीटनेस की कंडीशन और क्लोज्डनेस की कंडीशन दोनों में से कोई सी भी ड्रॉप नहीं की जा सकती कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम में। ठीक है बेटा, तो ये था आपका 2.44। तो विद दिस बस ये वाली कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम जो है आपकी खत्म हो गई है। अब आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।